Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is stability of colloids. स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स हमारे पास दो तरीके से अचीव होती है। एक होता है प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड्स और एक होता है पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरह की थ्योरीज़ हैं हमारे पास। एक तो होती है इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी और एक तो होती है डेल्वो थ्योरी। ठीक है, पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड दो तरीके से अचीव होती है। एक स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होती है, एक डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी मतलब किस तरीके से, मतलब क्या होती क्या है कोलॉइड की स्टेबिलिटी। Colloidal particles collide with each other due to the Brownian motion, convection, gravity and other forces. Colloidal particles जो होते हैं बेसिकली वो तीन वजूहात की बिना पर, या तीन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मेनली तीन वजूहात की बिना पर जो है वो मूव करते हैं। एक तो होती है ब्राउनियन मोशन, जिसको हम रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ठीक है, एक होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी अगर हम किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं तो वो जो है ना क्या कहते हैं वो मूवमेंट शुरू, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट कर शुरू करते हैं तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। ग्रेविटी वही कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो है ना वो पार्टिकल मूव करें, और कुछ अदर फोर्सेस भी होती हैं जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, कोलिजन में रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द कोलॉइड। ठीक है, अच्छा अब ये जो इनकी जो मूवमेंट हो रही है इससे क्या होता है, कोलिजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब कोलिजन आपस में पार्टिकल के क्यों होता है, या तो पार्टिकल्स जो है ना वो कोगुलेट हो जाते हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, इससे मतलब कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, और या फिर जो है ना वो जो हमारा जो क्या कहते हैं कोलॉइड है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। देखिए अगर पार्टिकल्स कोगुलेट होंगे तो जाहिर सी बात है वो जो है ना हमारा जो कोलॉइड है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। या और ना हर जो हमें चाहिए होता है कि हर मतलब जो अगर हम कोई कोलॉइडल सोल्यूशन दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो हम चाहते हैं कि हर स्पून में जो है वो क्या कहते हैं उतना अमाउंट ऑफ कोलाइड दिया जाए जो कि नीडेड है, जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट में नीडेड है। तो वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो वो कौन से वाले मतलब वो तो उस तरीके से क्या होगा कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट वाली जो रेंज है ना कोलाइड्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। If a colloidal particle is brought to a short distance to another particle, they are attracted to each other by the van der Waals forces. अच्छा, अगर अब ये कोलिजन्स में क्या होता है, जब कोलाइड होते हैं पार्टिकल, अगर अगर हम किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में के करीब जो है वो कोई दूसरा कोलाइडल पार्टिकल रख देना, तो क्या होता है कि जो है ना वो पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चार्जेस होते हैं क्योंकि उन पार्टिकल के ऊपर, तो वो पार्टिकल अपने आप एक दूसरे से को अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाती है, van der Waals फोर्सेज होती हैं वो। इफ़ देर इज़ नो काउंटर एक्टिंग फोर्स द पार्टिकल विल एग्रीगेट एंड द कोलॉइड सिस्टम विल बी रीस्टेबलाइज। और अगर उसको उस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर कोई काउंटर देना चार्ज नहीं होगा उन कोलॉइड्स के, उन कोलॉइडल पार्टिकल के पास, तो क्या होता है हो जाएगा वो अट्रैक्ट कर लेंगे और आपस में मिल जाएंगे, और जिससे क्या होगा एग्रीगेशन हो जाएगी पार्टिकल्स की, यानी आपस में पार्टिकल सारे मिल जाएंगे और जो है ना वो लम्प की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, और फिज़िकली देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और हमारा जो थेराप्यूटिक रेंज चाहिए हमें अपने पेशेंट के जिस्म में, ताकि वो उस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, जिससे अगर हमें 5 ml हमने सॉल्यूशन देना है हर, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ml या 1 ml हमें वो सोल्यूशन देना है हर 3 टाइम के हिसाब से, तो हमें 1 ml में कितना कोलॉइड चाहिए, तो वो कोलॉइड की जो है वो रेंज अजीब ही नहीं हो सकेगी, और जिससे वो हमारा जो हमारा मतलब लास्टली रिज़ल्ट चाहिए होता है हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से डीस्टेबिलिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो कोलाइडल स्टेबिलिटी इज अचीव ड्यू टू रिपल्जन फोर्सेस बैलेंसिंग द रोटेटिंग फोर्सेस। तो कोलाइडल स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है, अगर वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ना उनको बैलेंस करने के लिए हम कोई रिपल्सिव फोर्सेस जो है ना लगाते हैं। जैसे कि अगर नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल का और वो जो है ना वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है, कभी कभार होता है कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से जो है ना क्या कहते हैं अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स स्पेस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट चार्जेस के होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना आपस में अगर वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दें आपस में एक दूसरे को, तो उनको रिपल्स करने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए होती है ना,
तो वो हमें फोर्स देनी होती है ताकि जो है ना वो पार्टिकल की जो कोलाइड की सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रह सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द रिपल्जन फोर्स टू मैकेनिज्म ऑफ द कोलाइडल स्टेबिलिटी टेक्स प्लेस। अच्छा, अब वो रिपल्सिव फोर्स जो ना वो मतलब प्रोड्यूस करने के लिए दो तरह के मैकेनिज्म लगते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड और एक होती है पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड इज द मैकेनिज्म इन विच अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्सेज आर काउंटर बैलेंस बाय द रिपल्सिव कूलम फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं हम कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव वंडर वाल फोर्सेस होती है ना, हम उनको काउंटर बैलेंस करते हैं किससे? कूलम फोर्सेस से जो है हम उसको काउंटर बैलेंस करते हैं किन के दरमियान? जो कि पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हों। ठीक है, आगे चल अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी में आते हैं इससे पहले इलेक्ट्रिक डबल लेयर। Electric double layer is the phenomena playing a fundamental role in the mechanism of the electrostatic stabilization of colloid. Electrical double layer theory जो है वो एक फेनोमेना है जो कि फंडामेंटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स में। colloidal particle gain negative electric charge when negatively charged ions of the dispersion medium are adsorbed on the particle surface. जो colloidal particles होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ठीक है, किसके? डिस्पर्जन मीडियम का, जो कि डिस्पर्जन मीडियम के जो चार्ज आयन होते हैं ना वो जाके अटैच हो जाते हैं क्या कहते हैं पार्टिकल के ऊपर, जिससे वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना वो नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेते हैं। आ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रैक्स द पॉजिटिव काउंटर ऑन सराउंडिंग द पार्टिकल। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना फिर वो क्या करते हैं अपने जो कोलाइडल पार्टिकल जो कि पॉजिटिव हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डबल लेयर इज द लेयर सराउंडिंग अ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। इलेक्ट्रिक डबल लेयर जो ना एक लेयर होती है जो कि डिस्पर्स फेज जो है यानी जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है उसको सराउंड कर रही होती है एंड इंक्लूडिंग दी आइंस एब्जॉर्ब ऑन दी पार्टिकल सरफेस, जिसमें क्या होता है सबसे पहले जो चार्ज आइंस होते हैं एक वो क्या कहते हैं वो उसकी लेयर होती है एंड अ फिल्म ऑफ द काउंटर चार्ज डिस्पर्जन मीडियम, और एक फिल्म होती है जिसपे हम काउंटर चार्ज डिस्पर्जन मीडियम यानी जो काउंटर चार्ज होता है ना उसकी डिस्पर्जन मीडियम की फिल्म होती है। दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डबल लेयर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर होती है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है क्योंकि वो एक तो क्या कहते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब हम काउंटर बैलेंस देते हैं तो फिर वो पॉजिटिव जो सेकेंड लेयर बनती है वो पॉजिटिव क्या कहते हैं चार्ज की बनती है, जिससे जो है वो दोनों जो लेयर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती हैं। एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर होती है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज वही जो चार्ज आयंस थे जो कि कॉमनली नेगेटिव होते हैं जो कि पार्टिकल के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्टोरियल में भी दिखाया है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। फिर एक होती है स्टर्न लेयर, सेकंड आती है स्टर्न लेयर। स्टर्न लेयर क्या होती है? स्टर्न लेयर काउंटर इयॉन्स होते हैं यानी चार्ज अपोजिट टू दी सरफेस चार्ज। ये हमेशा अपोजिट होता है सरफेस चार्ज के, जैसे कि अगर जो पार्टिकल के जो फर्स्ट लेयर का जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव होगा तो स्टर्न लेयर नेगेटिव होगी, अगर फर्स्ट लेयर का चार्ज नेगेटिव है तो स्टर्न लेयर हमेशा पॉजिटिव होगा। इस तरीके से होगा। अट्रैक्टेड टू दी पार्टिकल सरफेस एंड क्लोजली अटैच टू इट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो इसमें लेयर दिख रही है सेकंड, तो वो जो है ना वो जो भी जो है ना पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। एक होती है डिफ्यूज़ लेयर। अच्छा, ये 2 लेयर्स तो हैं, और एक आती है डिफ्यूज़ लेयर। एक लेयर ऐसी होती है कि जो इसमें चार्ज जो है ना क्या कहते हैं मतलब ये कहेंगे कि डिस्पर्जन मीडियम में जो है ना वो घूम रहे फिर रहे होते हैं। आ फिल्म ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट एडजेसेंट टू दी पार्टिकल। ये जो है ना एक फिल्म होती है वो डिस्पर्जन मीडियम की जो है ना फिल्म होती है क्योंकि हमारा सोल्यूशन जो है का जो व्हीकल है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, तो उसमें जो वो एक डिस्पर्जन मीडियम की जो है ना लेयर मतलब उन्होंने काउंट कर लिया। ये डिफ्यूज़ लेयर कंटेन्स। डिफ्यूज़ लेयर में क्या होता है? डिफ्यूज़ लेयर में जो होता है वो फ्री आयंस होते हैं जो कि नहीं अटैच्ड हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और उनको हायर कंसनट्रेशन होती है काउंटर इयॉन्स की। ठीक है, यानी पॉजिटिव जो है वो चार्ज की जो है ना वो काउंटर हायर कंसनट्रेशन होती है। द आयंस ऑफ द डिफ्यूज़ लेयर आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द चार्ज पार्ट। जो आयंस होते हैं ना डिफ्यूज़ लेयर के वो जो है ना मतलब उनमें भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
किससे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना उसकी तरफ से, ठीक है। तो ये थी हमारी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर थ्योरी। इस तरीके से हम अपना जो पार्टिकल है उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रख सकते हैं डबल लेयर बना के, यानी कि एक तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्जन मीडियम के जो आयन होते हैं उसकी लेयर, और सेकेंडली हमने जो काउंटर बैलेंस के लिए जो चार्ज दिया है उसकी लेयर, ठीक है। अगर नेगेटिवली चार्ज, अगर डिस्पर्जन मीडियम का के जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो हम काउंटर बैलेंस पे हमेशा पॉजिटिव डालेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो हम काउंटर बैलेंस पे हमेशा नेगेटिव डालेंगे। इस तरीके से हम जो है वो स्टेबिलिटी बरकरार रख सकते हैं कोलॉइड्स की। आगे चलते हैं। अब है हमारी सेकंड जो मतलब इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी में आती है वो है डेल्वो थ्योरी। डेल्वो थ्योरी क्या है, इन 1940s डियागन, लंडाउ, वेवे एंड ओवरबीक और डेवलप अ थ्योरी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, जिसको हमने डेल्वो थ्योरी कहा गया है। अजम्पशन क्या है डेल्वो थ्योरी की, डिस्पर्जन इज़ डायल्यूट। डिस्पर्जन अजम्पशन ये है कि जो डिस्पर्जन होगी ना कोलॉइडल सिस्टम की वो डायल्यूट होनी चाहिए। ओनली टू फोर्सेज एक्ट ऑन द डिस्पर्जन पार्टिकल्स, सिर्फ दो फोर्सेज एक्ट करती हैं डिस्पर्जन पार्टिकल्स के ऊपर, एक वंडरवाल फोर्सेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड सरफेस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोलॉइडल सिस्टम की, वो यूनिफॉर्मली जो है ना मतलब अप्लाई हो रही होती हैं सारे पार्टिकल्स के ऊपर। ये ऐसा नहीं, यानी ऐसा नहीं होता कि जो है ना किसी पार्टिकल पर ज़्यादा लग रही है और किसी पार्टिकल पर कम लग रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्राउनियन मोशन एंड एंट्रोपिक डिस्पर्जन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना आयंस की कोलॉइडल सिस्टम में, वो किससे डिटरमाइन होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिटरमाइन होती है ब्राउनियन मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है कि जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। बाकी ब्राउनियन मोशन आपको पता है जिगजैग या रैंडम मोशन कहलाता है, ठीक है, आयंस का। और बाकी एंट्रोपिक डिस्पर्शन आपको पता है कि जो है ना जब अगर हम कोई भी पार्टिकल को कोई भी सोल्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपनी उसी जो है ना हालत में वापस आ जाएगा और वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको एंट्रोपिक डिस्पर्शन कहते हैं। डेल्वो थ्योरी प्रोवाइड्स गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू अप्रोचिंग पार्टिकल। डेल्वो थ्योरी में जो है गुड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान के इंटरेक्शन का। द थ्योरी स्टेट्स दैट द कोलॉइडल स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, वी समराइजिंग टू पार्ट्स। जो थ्योरी ना ये स्टेट करती है कि कोलॉइडल स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स से, जो कि वी से डिनोट की जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो हिस्सों में होती है, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि दो तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ड्यू टू द वंडरवाल फोर्सेस VA, जो वंडरवाल फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी है वो VA से डिनोट होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वो VR से जो है वो डिनोट होती है। ये इसकी इक्वेशन है VT इज इक्वल टू VA प्लस VR। फॉर स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए वंडर वॉल अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, VA इज इक्वल टू माइनस AR अपॉन 12x, वेयर A इज इक्वल टू हेमकर कॉन्स्टेंट, R रेडियस ऑफ द पार्टिकल, X डिस्टेंस बिटवीन दी सर्फेसेस। फिर है इलेक्ट्रिक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है VR इज इक्वल टू 2 पाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, वैक्यूम परमिटिविटी, जीटा पोटेंशियल, रेडियस 2, और फिर E डिनोट करता है चार्ज को, K जो है वो डिनोट करता है या फंक्शन ऑफ द आयनिक कंसनट्रेशन। K माइनस अगर K 1 होगा, 1 इज़ द करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। अच्छा, और X जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दी सर्फेसेस को डिनोट करता है। इस तरीके से जो है ना जब हमें इन दोनों ये मतलब VA मालूम हो जाएगा, VR मालूम हो जाएगा, तो हम उनको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे VT में, और फिर हमें पता लग जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, और हमें स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। The minimum of the potential energy determine the distance between two particles corresponding to their stable equilibrium। जो हमें जो है ना इन इक्वेशन से पता लगेगा कि अगर मतलब जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो डिटरमाइन करेगी कि डिस्टेंस क्या है पार्टिकल्स के दरमियान, यानी पार्टिकल के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि पार्टिकल्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहें, ठीक है। मतलब उनमें अगर ज़्यादा करीब होंगे तो उनकी जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ना उनमें मतलब आपस में मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो आपस में मिल जाएंगे, एग्रीगेट बना लेंगे स्ट्रॉन्ग।
और अगर इतने मतलब ऐसे डिस्टेंस पे हो, यानी मिनिमम जो है ना उनका डिस्टेंस ऐसा हो कि जो है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे पार्टिकल्स, ठीक है। द टू पार्टिकल्स फॉर्म अ लूज एग्रीगेट विच कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, यानी जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना कि अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें लगेगी भी ना तो जो पार्टिकल है वो लूजली मतलब एक दूसरे से बाइंड होंगे। अगर हम दोबारा से जैसे कि सस्पेंशन में हम लिखा जाता है हमेशा उसके कार्ड पे कि वो जो है ना शेक वेल बिफोर यूज़, ठीक है। अगर हम उनको वापस से डिस्पर्स करें तो शेक करने पर तो वो वापस से डिस्पर्स हो जाए, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट ना बनाए। दी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट में बी फॉर्म एट अ शॉर्टर डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट कैसे बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे अगर पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब में हो तो वो आपस में जाहिर सी बात है स्ट्रांगली रख रही होंगी, फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट बना लेंगे। In order to approach to the distance of the primary minimum, the particle should overcome the potential barrier. अच्छा, उस प्राइमरी मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर आने के लिए पार्टिकल को क्या करना होगा कि अपना पोटेंशियल जो बैरियर है वो कम कर, मतलब उसको जो है ना ओवरकम करना होगा, यानी कि इतना पार्टिकल आप एक दूसरे से इतना इतने डिस्टेंस पे रहें कि उनके जो ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है ना वो मिनिमम लगें, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं डेल्वो थ्योरी के नज़रिए से। अब है सेकंड है पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स। पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स होती क्या है? पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड इन्वॉल्व पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल एडेड टू द डिस्पर्जन मीडियम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स में क्या होता है कि हम पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं ताकि जो है वो एग्रीगेशन ना होने दे कोलाइडल पार्टिकल्स की। द पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल क्रिएट अ रिपल्सिव फोर्स काउंटिंग बैलेंसिंग अट्रैक्टिव वनडेरवाल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अप्रोचिंग अनदर पार्टिकल। जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर दें ताकि जो कि काउंटर बैलेंस कर सके दूसरे पार्टिकल की वनडेरवाल फोर्सेस को, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें मकसद के कोई भी ये कह लेंगे कोई भी मैकेनिज़्म हो, लेकिन मकसद सबका ये होगा कि वनडेरवाल फोर्सेस को जो है ना वो काउंटर बैलेंस करना, ठीक है। तो इसमें भी वही हो रहा है कि इसमें पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स के ज़रिए काउंटर बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। ये चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन, एक होती है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन और एक होती है डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन। स्टेरिक और डिप्लीशन दोनों सेम ही हैं, बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। Steric stabilization of colloid is achieved by polymer molecule attached to the particle surface and forming a coating which create a repulsive force and separate the particle from another particle. स्टेरिक स्टेबलाइजेशन अचीव ऐसे होती है कि जो पॉलीमर मॉलिक्यूल जब हम डालते हैं डिस्पर्जन मीडियम में वो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल के पास जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और ना कोटिंग बना लेते हैं, यानी चारों तरफ से अटैच हो जाते हैं और पार्टिकल को कोट कर लेते हैं, जिससे रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है और वो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से सेपरेट करती है। इस तरीके से स्टेरिक स्टेबलाइजेशन हमारी अचीव होती है, ठीक है। फिर अब है डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन। डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन कैसे अचीव होती है? डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड इन्वॉल्व एन एनकर्ड फ्री पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल क्रिएटिंग रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन दी अप्रोचिंग पार्टिकल। जो डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड होते हैं ना इसमें जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि वो अटैच नहीं होते पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर देते हैं पार्टिकल के सराउंड में, जिससे जो है ना वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जो है वो सेपरेट रहता है, ठीक है। ये इसमें दिखाया है पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड। जैसे कि इसमें स्टेरिक स्टेबलाइजेशन में क्या है कि पार्टिकल्स ने पूरे कोलाइडल पार्टिकल पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल ने पूरे कोलाइडल पार्टिकल को जो है वो कोट कर लिया है, ठीक है। डिप्लीशन स्टेबलाइजेशन में क्या है अटैच नहीं हुए लेकिन पूरे पार्टिकल को सराउंड कर रहे हैं, जिससे रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं। इस तरीके से हमें ये दोनों स्टेबलाइजेशन अचीव होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस पर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।